जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेएसएससी टीजीटी के सिलेबस के तहत जो है आज हमारे चर्चा का विषय है हर्ष ह्वेनसंग और उसके साथ साथ उसके राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तिथि जो है हर्ष के शासनकाल को दर्शाता है? 550 से लेकर 580, 580 से लेकर 605, 605 से लेकर 606 और 606 से लेकर 647। तो याद रखिएगा, हर्ष का शासनकाल 606 से लेकर 647 तक दर्शाता है। वहीं 550 से लेकर 580 जो है आदित्यवर्धन का शासनकाल है और इसके साथ साथ 580 से लेकर 600 जो 5 है वो प्रभाकर वर्धन का शासनकाल है। प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद जो है राजवर्धन 1 वर्षों के लिए जो है शासन किया था और उसके बाद हमें हर्ष का शासनकाल प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वर्धन वंश के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? अर्थात हर्षवर्धन के साथ साथ जो संपूर्ण वर्धन वंश के जो जानकारी का स्रोत है वो क्या है? कल्पसूत्र, मालविका अग्निमित्रम, देवी चंद्रगुप्तम या हर्षचरित्र? ओब्वियसली बाण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ हर्षचरित्र जो है सर्वप्रमुख स्रोत माना जाता है वर्धन वंश का। और याद रखिएगा, पुष्पभूति का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है अर्थात वर्धन वंश के जो संस्थापक है वो केवल और केवल जो है हमें हर्षचरित्र से ही प्राप्त होता है। बाकी जितने भी अभिलेख है वहां हमें पुष्पभूति का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। हालांकि ये एक संदेह के दायरे में है, लेकिन हर्षचरित्र ही एकमात्र स्रोत है जो वर्धन वंश के संस्थापक से लेकर संपूर्ण हम कह सकते हैं हर्षा के भास्कर वर्मा तक के मध्य जो संधि है और राज्यश्री की खोज तक की जो कथा है वो हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा कल्पसूत्र याद रखिएगा भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है जो कि जैन अनुसूत्री है। मालविका अग्निमित्रम याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम जो है मालविका और अग्निमित्रम जो कि सुंग काल की घटनाओं का चित्रण किया गया है और ये कालिदास की रचना है। वहीं देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की रचना है जो कि जो है गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। वहां से हमें रामगुप्त के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी की कथा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के प्राचीन भारत के इतिहास की सूचनाएं हमें प्राप्त होती है? अर्थात सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का एक स्रोत के तौर पर यह काम करता है। बुद्ध चरित्र, दिव्य वेदान, आर्य मंजूश्री मूलकल्प या कथावतु? याद रखिएगा, आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो कि एक तंत्र क्रिया माना जाता है बुद्धिज्म, तिब्बतम बुद्धिज्म के अनुसार ये एक तंत्र क्रिया है। अर्थात यहाँ पर जो है तंत्र मंत्रों का क्या है ना, यहाँ पर जो है संकलन पाया जाता है और याद रखिएगा इसका संकलन माना जाता है कि 775 ईस्वी के आसपास किया गया था। अगर हम पाल वंश के बारे में चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा पाल वंश के समय से ही हमें यह देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था और इस वज्रयान संप्रदाय में तंत्र मंत्र की धारणा या अवधारणा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। और इसी समय जो है मंजूश्री मूल कल्प जिसे बोधिसत्व की अवधारणा कहा जाता है या ज्ञान या प्रज्ञा की क्या कहा जाता है ना, अवधारणा कहा जाता है, इसका उदय हुआ था। इसके साथ साथ याद रखिएगा कथावतु जो है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है इसकी रचना की गई थी मोगलीपुर 30 के द्वारा। ठीक है, उसी समय हमें जो है अभिधम पिटक का संग्रह भी किया गया था। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्व घोष के द्वारा जो है बुद्ध चरित्र लिखा गया है जो कि हम कह सकते हैं कि प्रथम संस्कृत जो है बुद्धिस्ट रचना है। ठीक है, दिव्य वेदान का संबंध जो है सिंहलनी अनुश्रुतियों के साथ है। अर्थात श्रीलंका में जो है बुद्ध धर्म से संबंधित सूचनाओं का स्रोत क्या है ना, दिव्य वेदान, और इससे हमें मौर्य काल की सूचनाएं भी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगर हम बात करेंगे कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प का सर्वप्रथम संपादन किसके द्वारा किया गया था? आर्य मंजूश्री मूल कल्प को प्रथम बार किसके द्वारा जो है संकलित किया गया था? सीएम रेडिंग, पीवी काने, ईवी कावेल या गणपत शास्त्री? तो याद रखिएगा गणपत शास्त्री के द्वारा जो है आर्य मंजूश्री मूल कल्प का क्या किया गया था ना, संकलन किया गया था। 1920 ईस्वी में इसका संकलन किया गया था। गणपत शास्त्री की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? इन्होंने भास की रचनाओं को खोजा था। केरल के त्रिवेंद्रम में इन्हें जो है भास के उरुभंग और स्वप्नवासव दत्ता जो कि भास की सर्वप्रमुख रचना मानी जाती है, इन्हें जो है इन्हें खोज करके निकाला था और बाद में उनका एडिशन भी उन्होंने जारी किया था।
इसके साथ साथ याद रखिएगा इनके द्वारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी एडिशन जारी किया गया था। तो इस प्रकार गणपत शास्त्री जिन्हें महामतोपाध्याय भी कहा जाता है, तो गणपत शास्त्री के द्वारा जो है सबसे पहले जो है आर्य मंजूश्री मूल कल्प का क्या किया गया था, संपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस समूह का संबंध जो है बाणभट्ट से नहीं है, अर्थात किस समूह का संबंध या कौन सी रचना जो है बाणभट्ट से नहीं है। हर्षचरित और कादंबरी बिल्कुल ये बाणभट्ट से जुड़ा हुआ है। चंडी शतक और पार्वती परिणय याद रखिएगा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने चंडी शतक की रचना भी की है और पार्वती परिणय की जो रचना है वो भी बाण के द्वारा किया गया। वहीं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये किसके रचना है, तो ये स्वयं हर्ष के द्वारा लिखा गया था। तो ऑब्वियसली ये इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रत्नावली और नागानंद इसका उत्तर होगा। हर्ष ने रत्नावली, नागानंद के साथ साथ जो है प्रियदर्शिका की रचना की है। रत्नावली की अगर हम बात करेंगे तो रत्नावली सिंहल देश की राजकुमारी रत्नावली और वत्स राजशासक उद्यन की प्रणय कथाओं का वर्णन किया गया है। नागानंद में जिमूत वाहन की कथा है और इसके साथ साथ सिद्ध कन्या मलयवंती की जो है कथा पाई जाती है। और प्रियदर्शिका में हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रियदर्शिका में हमें वही उद्यन तथा प्रियदर्शिका की प्रणय कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें से याद रखिएगा नागानंद जो है एक बौद्ध कथानक है, अर्थात बौद्ध धर्म से ये लिया गया है ये कहानी। इससे ये सिद्ध होता है कि हर्षवर्धन जो कि शैव का उपासक माना जाता है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म से भी प्रेरित थे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इसी समय जो है वेन्सन का आगमन भी हुआ था और उन्होंने उसके सेवा और सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो चलिए, निम्न में से किस रचना से हुनों के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है। हुनों का आक्रमण गुप्त काल से शुरू हो गया था और स्कंदगुप्त के समय से ही हुनों का आक्रमण लगातार चल रहा था और इसी हुन के द्वारा जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बराबर अभियान किए जा रहे थे। हालांकि स्कंदगुप्त ने तब तो रोक दिया था, लेकिन ये आक्रमण हम कह सकते हैं कि उत्तर गुप्त काल में भी जारी रहा और इससे जो है याद रखिएगा उत्तर गुप्त के जो राजवंश है इसके साथ साथ जो है मौखरी वंश है उनको बहुत ज़्यादा खतरा था और इसके कारण जो है इन्होंने आपस में संबंधों की सिलसिला भी शुरू की थी। तो याद रखिएगा, निम्न में से किस रचना से हुनों के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है, तो हर्षचरित से जो है हमें हुनों के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है। याद रखिएगा, हर्षचरित में जो है 8 अध्याय पाए जाते हैं। इन 8 अध्यायों में से 2 अध्यायों में हम कह सकते हैं कि बाण ने अपनी आत्मकथा अर्थात अपने जीवन लिखा है। तीसरे अध्याय में उन्होंने पुष्पवती और भैरवाचार्य की कथा को लिखा था। चौथे अध्याय में उन्होंने क्या लिखा था, न प्रभाकर वर्धन, राजश्री अर्थात हर्षवर्धन, राजश्री, राज्यवर्धन संपूर्ण जो उनकी गाथा है वो अध्याय 4 में दिया गया है। अध्याय 5 में क्या दिया गया, तो याद रखिएगा हुनों के आक्रमण की सूचना दी गई है और इसके साथ ही प्रभाकर वर्धन द्वारा राज्यवर्धन को जो है भेजना इस युद्ध के लिए जो है भेजा गया था, इसकी भी सूचना हमें जो है इसी चैप्टर 5 में मिलता है। साथ में याद रखिएगा चैप्टर 6 में हमें क्या मिलता है, ग्रहवर्मा की हत्या, राज्यवर्धन की हत्या के साथ संपूर्ण कहानियों का स्रोत क्या है ना, ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 7 में हमें जो है कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ उनकी मित्रता का वर्णन दिया गया है और चैप्टर 8 में जो है हर्ष के द्वारा जो है राजश्री की खोज की दिवाकर मित्र की सहायता से। इन संपूर्ण सूचनाओं का स्रोत कौन है, तो हर्ष चरित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रथम प्रोफेसर थे। आप सभी सोच रहे होंगे इस प्रश्न का इसके साथ क्या जो है संबंध है या हर्ष के साथ क्या संबंध है, तो थोड़ा रुक जाए, तुरंत आपको अभी जो है जवाब मिल जाएगा। CM रेडिंग, PV काने, EB बावेल या FW थॉमस जो है इसका उत्तर याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या है ना, इसका उत्तर है EB कावेल या एडवर्ड बाइल्स कावेल। 1856 से लेकर 1867 तक जो है ये कलकत्ता में जो है इंग्लिश हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और प्रेसिडेंसी कॉलेज में क्या करते थे, कार्य करते थे। इनके द्वारा जो है याद रखिएगा पहली बार उमर ख़याम का डिस्कवर किया गया था जो कि अरेबियन कहानी या पर्शियन कहानी है और इसके साथ साथ इन्होंने ही अपने मित्र या अपने सहयोगी PB थॉमस के सहयोग से जो है 1897 में जो है हर्षचरित का इंग्लिश में एडिशन प्रकाशित किया था जो आज भी चलता है। तो इंग्लिश एडिशन जो है प्रथम बार एडवर्ड बावेल कावेल के द्वारा शुरू किया गया था और
ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम संस्कृत के क्या थे, प्रोफेसर थे, और उनके साथ साथ उनके मित्र F.W. थॉमस उनके बाद आते हैं। तो इनकी ये उपलब्धियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। निम्न में से किस अभिलेख से हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं? हर्ष काल के लिए हमारे पास कौन कौन से अभिलेख है? तो हर्ष काल के लिए हमारे पास जो है बसखेड़ा, मधुबन के अभिलेख और ऐहोल के अभिलेख, ये 3 अभिलेख जो है सूचनाओं का स्रोत है, जो कि हर्ष काल की सामाजिक राजनीतिक जो है सूचनाएं प्राप्त होती है। बसखेड़ा अभिलेख की महत्वपूर्णता ये है कि यहां हमें हर्ष के जो है हस्ताक्षर भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बसखेड़ा अभिलेख में जो है हर्ष संवत 22 का उल्लेख किया गया है। वहीं मधुबन अभिलेख से हमें हर्ष संवत 25 का उल्लेख प्राप्त होता है। और ऐहोल अभिलेख बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य जो युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। बसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यहाँ हमें गांव या ग्राम दान या भूमि दान की जो है घटना प्राप्त होती है, जो कि ब्राह्मणों को दिया गया था, जिसे जो है इतिहास के संदर्भ में हम क्या कहते हैं ना, ब्राह्मोदय कहते हैं। हालांकि याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को ग्राम दान या भूमि दान की जो कथा है वो सातवाहन से हमें प्राप्त होता है प्रथम बार। इसके साथ साथ उत्तर भारत में अगर हम बात करेंगे तो बसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख से जो है हमें क्या प्राप्त होता है ना, भूमि दान की जो है या ब्राह्मणों को भूमि दान की जो सूचना है उसका स्रोत क्या है ना, ये दोनों अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस सिक्के या मोहर से हमें हर्षवर्धन के संपूर्ण नाम कहां से प्राप्त होते हैं? एक याद रखिएगा कि बसखड़ा और मधुबन के अभिलेख के साथ 2 मोहरें मिली हैं। उनमें से एक तो नालंदा की मिट्टी का सील है और दूसरा जो है कॉपर मोहरें मिली है सोनीपत से जो मोहर है वहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, हर्षवर्धन का पूरा नाम प्राप्त हो रहा है। वहीं जो नालंदा के सील है, नालंदा के सील में हमें जो है याद रखिएगा राज्यवर्धन प्रथम से लेकर के हर्षवर्धन तक का क्या प्राप्त होता है, वंशावली प्राप्त होता है। इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा ये दोनों मोहरे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्ष काल के सूचनाओं का कहना एक बहुत बड़ा स्रोत है। और साथ में बसखड़ा और मधुबन से भी हमें नरवर्धन से लेकर के जो है हर्षवर्धन तक है। बसखड़ा मधुबन के जो स्रोत है याद रखिएगा वो हमें ये बताता है कि पुष्पभूति वर्धन वंश की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुआ, तो नरवर्धन से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों के अनुसार वर्धन वंश के संस्थापक, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा कि बसखेड़ा और मधुबन के अभिलेख जो है नरवर्धन को क्या मानते हैं ना, वर्धन वंश का संस्थापक मानते हैं। वहीं केवल और केवल हर्षचरित से हमें क्या प्राप्त होता है ना, हर्षचरित से हमें प्राप्त होता है कि पुष्पभूति ने जो है वर्धन वंश के संस्थापक है। उन्होंने भैरवाचार्य के साथ संपर्क साधा था और भैरवाचार्य के बाद उन्होंने शिव पूजा के माध्यम से जो है उन्होंने क्या किया था, इस वर्धन वंश को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किसके द्वारा वर्धन वंश के स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की गई? पुष्पबुद्धि, नरवर्धन, राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। ऐसा माना जाता है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन जो इसके साथ साथ आदित्य वर्धन, ये क्या थे ना, ऐसा कहा जाता है कि ये मोखरियों के क्या थे ना, मोखरियों के ये सेनापति के तौर पर काम करते और इन्होंने महाराज की उपाधि को धारण किया था। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन जो है प्रभाकर वर्धन प्रथम बार है जिन्होंने परम भटारक और महाराज की उपाधि को धारण करके यह सिद्ध कर दिया कि वो कहना स्वतंत्र है। प्रभाकर वर्धन की मूल रूप से आपने देखा कि उन्होंने हुन आक्रमण को जो है राज्यवर्धन की सहायता से संभाला था और उसके बाद ही उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता को जो है स्थापित कर दिया था। तो इस प्रकार वर्धन वंश के इतिहास का स्वतंत्र सत्ता जो हमें कहां से प्राप्त होता है, तो प्रभाकर वर्धन से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वंश संघ के भारत आगमन की तिथि। बिल्कुल, वंश संघ का आगमन कब हुआ था, तो 629 से लेकर 645 तक वंश संघ के आगमन की तिथि, अर्थात 629 में वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्रवेश करते हैं और इतने वर्षों तक, लगभग 12-14 वर्षों तक जो है वो रहने के बाद वो क्या है ना, वापस चले जाते हैं। 399 से 414 ये फाइहान के आगमन की तिथि है। 606 से लेकर 647 बिल्कुल हर्षा की तिथि है और 671 से लेकर 695 ये किसका है ना, इत्सिंग, जो कि वंशंग के बाद जो है यहाँ पर क्या होता है ना, भारत में जो है इत्सिंग का आगमन होता है। और इन सभी में जो है हमें याद रखिएगा 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के सामाजिक राजनीतिक जो है और साथ में आर्थिक समाज का जो है चित्रण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से
किसके यात्रा वृत्तांत ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में संरक्षित है। अर्थात ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स जो है किसके यात्रा वृत्तांत को सुरक्षित रखा गया है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ह्वेनसंग, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो ह्वेनसंग की रचनाओं को, हालांकि हम क्या कहते हैं, ह्वेनसंग की रचनाओं को हम सी यूकी के तौर पर जानते हैं और इसी सी यूकी को ही क्या कहा जाता है ना, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे कि सी यूकी का प्रथम बार जो है फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था, किसके द्वारा, तो स्टैलिस जूलियन के द्वारा जो है फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था। इसके अलावा कई पुस्तकें जो है ह्वेनसंग के द्वारा लिखी गई है, उनमें योगकारा जो कि उन्होंने नालंदा से प्रशिक्षण लिया था, अर्थात योगाचार के संदर्भ में, तो उन्होंने योगाचार को लेकर भी क्या है कई रचनाएं लिखी है। उनमें से एक रचना है चैंग विसी लियोन है जो कि ह्वेनसंग के द्वारा लिखा गया था। चलिए तो सी यू की ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन के नाम से क्या है, सुरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, निम्न में से किसके यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से सुरक्षित है। फाइहान, वेनसंग, इत्सिंग या तारनाथ। याद रखिएगा इत्सिंग। इत्सिंग का आगमन 671 से लेकर 695 तक हुआ था और इसी आगमन वे श्री विजय से लेकर भारत यात्रा में थे। इन 25 वर्षों के इतिहास को जापानी विद्वान तकासु के द्वारा क्या किया गया था, तकासु के द्वारा रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से जो है संरक्षित रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेनसंग का नालंदा आगमन कब हुआ, 629, 636, 637 या 645। तो याद रखिएगा ह्वेनसंग 629 में तो भारत में प्रवेश किया, पश्चिमी तो सीमा प्रांत से उसके प्रवेश होती है। 636 में वो कहां पहुंच जाता है, न कन्नौज पहुंच जाता है और 637 में वो कहां पहुंच जाता है, तो नालंदा उसका आगमन होता है। और इस नालंदा के बाद वो कहां पहुंचते हैं, तो नालंदा के बाद वो झारखंड में पहुंचते हैं, अर्थात राजमहल के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जहां उसे किसके साथ भेंट होता है, तो जहां उसे प्राप्त हो जाता है हर्षवर्धन राजमहल में शशांक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सेना या सैन्य शिविर को डाल करके बैठा हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, 637 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है द लाइफ ऑफ वेनसंग के रचनाकार कौन है, अर्थात वेनसंग के रचनाओं को, वेनसंग की जीवनी किसने लिखा है, तकासु, हीली, जेम्स लीगे या वू चेगेन। तो इसका उत्तर है, याद रखिएगा, हीली के द्वारा लाइफ ऑफ वेनसंग अर्थात उनकी जीवनी को जो है सुरक्षित रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है वेनसंग का कंकजोल आगमन कब हुआ था। कंकजोल जिसे हम क्या कहते हैं ना, राजमहल के नाम से जानते हैं, तो राजमहल आगमन कब हुआ था, 629, 636, 637 या 639। नालंदा के बाद जो है वेनसंग का राजमहल आगमन होता है और 639 में वो कहां पहुंच जाते हैं, तो 639 ईस्वी में वो राजमहल पहुंच जाते हैं और झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपने सुना था कि की चाय लाइकोंग और जो है क्या कहा जाता है, झारखंड को कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, जो है वेनसंग के द्वारा कहा गया था, या किलोना सुफोलाना कहा जाता था। ठीक है, राजमहल के क्षेत्रों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को देखते हैं क्या प्रश्न है हमारे लिए। कंकजोल को राजमहल के क्षेत्र के रूप में किसके द्वारा पहचान किया गया था। राजमहल का ऐतिहासिक नाम तो कंकजोल था, लेकिन इसकी पहचान की जो है झारखंड के राजमहल के रूप में किसके द्वारा किया गया था, मेजर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, क्रिश्चियन लेसन या एच विल्सन। तो याद रखिएगा मेजर कनिंगम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर थे और इनके द्वारा संपूर्ण मध्य क्षेत्र का जो है बौद्धिस्ट क्षेत्रों का सर्वे किया गया था और उस क्षेत्र उन्होंने कंकजोल का सर्वे किया था और उन्होंने बताया था कि राजमहल का जो क्षेत्र है वो क्या है ना, कंकजोल के नाम से प्रसिद्ध है, जहां 639 में किसका आगमन हुआ था, तो वेनसंग का आगमन हुआ था। एंड झारखंड के साथ साथ जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, क्या है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक, इसका संबंध जो है हमारे साथ किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। विजेंद्र कुमार माथुर, हैमिल्टन, मेजर कनिंगम या हरिहर पांडा। याद रखिएगा द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है मेजर कनिंगम की रचनाएं हैं और यहाँ हमें याद रखिएगा यहीं से हमें क्या प्राप्त होता है ना, राजमहल को कंकजोल को राजमहल के रूप में जो पहचानने का स्रोत है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है ना, द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से प्राप्त होता है। उनके पेज नंबर 478 से लेकर 479 में यह वर्णन किया गया है कि कंकजोल का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो जो है राजमहल का क्षेत्र है जो कि झारखंड
अध्ययन के अंतर्गत वर्तमान में है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विजेंद्र कुमार माथुर, ये उन्होंने जो है ऐतिहासिक स्थानावली नाम का जो है क्या है ना, ऐतिहासिक रचना लिखा है और इनके द्वारा भी कंकजोल की पहचान की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है जो कि हम कह सकते हैं कि जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस सेंट फ्रॉम द साउदर्न एशिया या ननहाई जिंगुई एनाई नेफिए जुएन के रचनाकार निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस सेंट फ्रॉम द साउदर्न सी, ये जो रचना है इसे इत्सिंग की रचना मानी जाती है। और इत्सिंग की रचना, जैसे मैंने कहा कि ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन जो तकासु ने बनाया था, इसी का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है ना, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस सेंट फ्रॉम द साउदर्न सी मलाई टू इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार इत्सिंग है। 25 वर्षों के उन्होंने अपने जो कुछ भी देखा उसे इसमें संग्रहित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश के इतिहास में निम्न में से किसके द्वारा हुनों को पराजित किया गया था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर्षचरित के चैप्टर 5 में यह उल्लेखित किया गया है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुनों का आक्रमण हुआ था और प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को जो है भेजा था इस आक्रमण को जो है जीत निकले और उसके बाद उन्होंने इस आक्रमण को जीत भी लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हर्षचरित्र में हमें क्या प्राप्त होता है, एक लाइनें प्राप्त होती है हर्षचरित से। वो लाइनों को अगर हम पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस समय जो है किसका आक्रमण हुआ था, ना हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा हर्षचरित से हमें क्या सूचना प्राप्त होता है ना, हर्षचरित से हमें सूचना प्राप्त होता है कि चैप्टर 5 से हमें सूचना प्राप्त होता है कि वर्धन वंश के समय काल के दौरान हुनों का आक्रमण हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजश्री का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? मौखरी के ग्रह वर्मा के साथ किया गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि हुनों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए जो मौखरियों ने याद रखिएगा, मौखरियों ने एक तरफ जो है उत्तर गुप्तों के साथ संबंध बनाया, वहीं इन्होंने जो है वर्धन वंश के साथ भी संबंध बनाया। लेकिन इस ग्रह वर्मा की हत्या किसके द्वारा किया जाता है? देवगुप्त के द्वारा किया जाता है, जो कि मालवा के शासक थे। और इसके बाद राज्यवर्धन के द्वारा देवगुप्त का हत्या कर दिया जाता है और ठीक उसी समय शशांक ने छल कपट के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। तो ये एक संपूर्ण सूचना है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हर्षवर्धन के द्वारा राजश्री की खोज की जाती है और दिवाकर मित्र के सहयोग से राजश्री को खोजा जाता है, जो कि ग्रह वर्मा के क्या थे? मित्र थे, बुद्धिस्ट मित्र थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निधानपुर शिलालेख संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निधानपुर शिलालेख क्या है? चलिए से संबंधित है, हर्ष से, भास्कर वर्मन से या वेनसंग। तो याद रखिएगा, याद रखना है कि हर्ष और भास्कर वर्मन की जो मित्रता का संबंध है वो निधानपुर शिलालेख से संबंधित होता है। इसे कर्ण सुवर्ण से क्या किया गया था? इसे इस कॉपर प्लेट को बनाया गया था और ये जो सूचना देता है कि भास्कर वर्मन के साथ जो है किसका संबंध है? तो हर्ष का संबंध है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। हर्ष के द्वारा महामोक्ष परिषद का आयोजन कब कहां किया जाता था? हर्ष प्रति 5वीं वर्ष जो है महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। ऐसे ही छठे परिषद में वेनसंग का आगमन हुआ था और उन्हें जो है ये 75 दिनों तक चला था, याद रखिएगा। इसके साथ साथ कन्नौज में उन्होंने जो है 20 दिनों के एक धर्म सभा का भी आयोजन किया था महायान बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और ये वो वेनसंग से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख का अनुवाद प्रथम बार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षा के मध्य जो युद्ध का वर्णन है, नर्मदा क्षेत्र के लेकर के जो युद्ध हुआ था उसकी सूचनाओं का स्रोत क्या है? तो ऐहोल अभिलेख है। और ऐहोल अभिलेख का जो है प्रथम बार प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? फ्लीट के द्वारा किया गया था, जेसी फ्लीट। पहले तो 1876 में, फिर 1879 में, उसके बाद कील्डहोन के द्वारा भी इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये सारे प्रश्न जो है हर्षा से है और याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यूपीएससी के साथ साथ जो है विभिन्न लोक सेवा आयोग में आपको काम आएंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो या जेपीएससी हो। उन सभी के लिए जो है हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।